जी पार्ट 8 स्टार्ट हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, IS-12 हमारा पहले हो जाए तो अच्छा है। IS-12 का रिसेंट टाइम का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। कंप्यूट करो, प्रिपेयर करो टैक्सेशन का नोट और सारी बात वही, और कंप्यूट करो डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस ऑन 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो रूटीन की हमारी जो है वो इसमें एडजस्टमेंट है। सवाल को आप पढ़ लें, डायरेक्ट शुरू करता हूँ मैं। टारगेट है 20 मिनट में सवाल को भड़काना है। बहुत सिंपल चीज़ें। एक ये पहली लाइन की एडजस्टमेंट ही बड़ी अजीब सी, अभी मैं देख के आ रहा हूँ, कोशिश करूँगा, लॉजिक समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक पॉइंट छोड़ देना बस। बिल्कुल आज तक ना ऐसा कभी देखा ना हुआ, अब आ गया, आपको नई लॉजिक देनी पड़ेगी इसको। तो जो इस दफ़ा आ गया अगली बार वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं होती ना एडजस्टमेंट सेम टू सेम। बहरहाल बाकी सब कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, करें शुरू। चलो 20 मिनट का टारगेट, देखते हैं क्या बनता है। स्प्रिंग 26, क्वेश्चन नंबर नाम क्या है जी बिजनेस का? LL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा लिखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड नोट टैक्सेशन का है, मसलन 5, तो 5.1 टैक्स एक्सपेंस आता था, जिसमें करंट टैक्स एक्सपेंस आता था, डेफर टैक्स एक्सपेंस। भाई पर्चे में रिक्वायरमेंट में CTE DTE नहीं लिखना, ठीक है? घर वाला नहीं लेने आया तुम? अच्छा, कोई प्रायर ईयर नज़र तो नहीं आया मुझे, लेकिन चलो। उसके बाद 5.2 क्या है जी? रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन ऑफ, आपने पूरा लिखना है पर्चे में, PBT विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, ठीक है? अच्छा, अब इसमें स्टार्ट करते थे हम कहाँ से जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फिर क्या लेते थे जी? रेट लेते थे, और क्या आ जाता था जी? टैक्स एक्सपेंस। और उसके बाद रिकंसाइलिंग आइटम्स। हाँ जी, नोट 1 साल का है, 2 साल का है? 31 दिसंबर 25 का नोट बनाओ बस, ठीक है? और डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है। तो 31 दिसंबर 25 मिलियन में सवाल का डेटा, तो रुपीज इन मिलियन। PBT लिखेंगे, रेट डालेंगे और टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। ये होगी रिक्वायरमेंट हमारी A, ठीक है? फिर B रिक्वायरमेंट क्या है?
पूरा लिखना है आपने, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2025। फिर इसके अंदर कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स भी आपने पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। अच्छा अब रेट चलो डाल दो, ठीक है, वैसे रेट कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया, बाहर डाल दो, ठीक है, और टैक्स। अब बार बार रेट लिखना पड़ेगा, कहीं पे वैसे रेट नहीं आया, ठीक है ना, चलो एंड पे डाल देंगे फिर, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी पता नहीं कितनी आइटम्स आएंगी, चले। उसके बाद डेफर टैक्स का लेजर है और बाकी कुछ चंद लेजर्स हैं, एक नज़र वैसे ही मैं डाल दूँ। दस को लाइनें मेरे ख्याल में काफ़ी होंगी, 10 को लाइनें। भाई मैं नज़र डालने गया था, आप आए नहीं। नौ और 10, चलो 9 काफ़ी, ठीक है। उसके बाद चलो 10 कर लो, 9 काफ़ी है वैसे। वर्किंग नंबर 1, करंट टैक्स की वर्किंग, ये जगह कम है उसके लिए, तो वर्किंग नंबर 1 बनाते वहीं पे होते थे, लेकिन आज ज़रा तरतीब बदल गई, माजरत ज़रा थोड़ा सा माफ़ कर। करंट टैक्स स्टार्ट करते थे इसको कहाँ से जी, पीबीटी से, ऐड लेस करते जाते थे चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ मसला 31 दिसंबर 2025 का, ये रुपीज़ इन मिलियन है, ऊपर मैंने लिखा वर्किंग है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी अब 10 ही छोड़ देते हैं, फिर नीचे नीचे जगह बच जाएगी, फिर जो है सो है। ठीक है, तो इसी के बराबर ही यहाँ तक चले जाएंगे हम इंशाअल्लाह, और इससे आगे आगे हम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वर्किंग 1 यहाँ पे करेंगे, 2 3 4 फिर यहाँ पे जितनी आ गई फिर बाकी हुए, ठीक है। चलो शुरू करें। वर्किंग 2, मेरा अल्लाह, हाँ जी, एलएल्स अकाउंटिंग लॉस। अरे यार ये मैंने पहले नहीं लिखना, ठीक है ना, ये मैंने पहले नहीं लिखना, बस ठीक है, याद रखना एंड पे इसको हम नेगेटिव के साथ डाल देंगे, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 79 मिलियन ऑफ दीज लॉसेस विल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स पर्पसेज इन फ्यूचर। तो इसका मतलब डेफर टैक्स पूरे 240 के लॉस का बुक नहीं करना, बस 240 के लॉस तो है नहीं, खैर ये तो अकाउंटिंग लॉस है, टैक्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है ना। तो टैक्स लॉस जो निकलेगा उसमें से 79 जो है वो हम नहीं डेफर टैक्स बुक करेंगे। ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें पता भी है, लेकिन एक जो रेकन्सिलेशन के अंदर थोड़ी सी एक नई चीज़ है, एक नई फुलझड़ी इसने छोड़ी पूरे सवाल के अंदर, समझ ले, ठीक है। तो वो छोड़ के देख लेंगे, समझ आ गई तो ठीक है, वरना स्किप कर देना फिर, और क्या हो सकता है। अच्छा जी, अब ड्यूरिंग द ईयर एलएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ 250 जिसकी फेयर वैल्यू 284 ईयर एंड पे है। फेयर वैल्यू मॉडल हम अप्लाई करते हैं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं डेप्रीशिएट करो, मतलब वो फेयर वैल्यू को मानते नहीं है। अब बना लें लेजर, क्या होता है जी, बना लें लेजर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईएफआरएस के मुताबिक जी हमने खरीदी, कैश लिख दूं, कॉस्ट लिख दूं, कितनी, 250 की, और चूंकि हम फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो हमने इसको कैरी डाउन फेयर वैल्यू पे कितना जी 284 पे लेके जाना है, हम अकाउंटिंग वाले हैं। 284, तो हमने क्या किया जी, 34 का गेन बुक कर लिया, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी, टैक्स वाले कह रहे हैं इसको डेप्रीशिएट करो, मतलब वो फेयर वैल्यू गेन को पहले कहाँ मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फेयर वैल्यू गेन को माना नहीं। बहरहाल मैंने ये इसलिए लेजर बना लिए कि मेरी ये वर्किंग भी साथ साथ चलती जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर मैं टैक्स के हिसाब से बनाऊं तो कैश यानी कॉस्ट पे तो कोई लड़ाई नहीं हुआ करती, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं, इसको डेप्रीशिएट करो। कितनी डेप्शन अलाउ कर रहे हैं, 22 की, ठीक है। तो 22 की डेप्रीसिएशन, तो कैरी डाउन बैलेंसिंग आ गया कितना, ठीक हो गया जी, सिंपल। अब अकाउंटिंग उल्टा दो, टैक्स रिकॉर्ड करो,
P&L पहले करंट टैक्स, वो करंट टैक्स होता है इधर था, माजरत में ज़रा जज्बात में पहले इसको बना गया, ज़रा हमारी वर्किंग इधर आ गई, पूरा सेशन दरमियान में रही है, चले खैर माफ़ कर दीजिएगा। अब PBT ही लिखा हुआ है मैंने अभी। अब हमने गेन बुक किया है तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो फेयर वैल्यू गेन, ठीक है। वर्किंग 2 में हमने निकाला कितना, 34 लेस, ठीक है। और हाँ जी दोनों लेस हो गए। टैक्स डेप्रीसिएशन अलाउ हो गई, टैक्स डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कितनी, 22। हाँ जी, करंट टैक्स में और कुछ करना है, करंट टैक्स में और कुछ करना है। उसके बाद क्या आता है जी, अब डेफर्ड टैक्स में पूरा लिखना है आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वही रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा जी वर्किंग 2 की ज़रूरत तो नहीं है, खैर फेयर वैल्यू गिवन है, तो वर्किंग नंबर सिर्फ 3 रेफर कर देते हैं हम। 2 तो सवाल में गिवन था ना, 284 और 228। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, सही है। नेक्स्ट, यकम जुलाई 25 साल के दरमियान LL लीज्ड आउट एन ऑफिस स्पेस फॉर 5 years, लीज्ड आउट, और आगे भी लिखा हुआ है टोटल रेंटल इनकम। तो 5 साल के लिए उसने ऑपरेटिंग लीज खुद ही बता दिया, ठीक है, उस पर इसने लीज पे दे दी, विद नो रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ओके, मतलब 5 साल के लिए लीज पे दी है और टोटल रेंटल है 40। टैक्स पर्पसेस में वो कहता है कि टैक्स को हम, टैक्स वाले कहते हैं हम रेंट इनकम को टैक्स करते हैं जब वो रिसीव हो। अब ऑपरेटिंग लीज में कितने साल की लीज है, 5 ऑपरेटिंग लीज है, पर कितने साल की लीज है, किराया टोटल कितना है, नहीं किराया टोटल कितना है 40, लेकिन पहले साल किराया 0 है। अब यहाँ पे मार पड़नी थी या नहीं पड़नी थी, ठीक है। क्या मतलब, वर्किंग नंबर 4 याद है, डेट इंस्टॉलमेंट, कॉलम 2 बनते थे ना, डेट और बस ऑपरेटिंग लीज में 2 ही बनते थे, रेंटल या रेंट लिख देता हूँ, रेंटल्स। अब कब लीज पे दिया है जी इसको, यकम जुलाई 2000। पहला किराया कब आएगा, 30 जून 2026, फिर 30 जून 2000, यानी यूं कर लूँ कि पहले साल में डेट शीट भी नहीं डालता, इधर देखो पहले साल का किराया 0 है, हमारा साल तो यहीं पे है ना। उसके बाद फिर किराया टोटल कितना है 40, ऐसे ही है, तो 4 पे डिवाइड करो तो कितना बनता है। लेकिन ये सारी बात तो वैसे ही बस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, असल तो हम यूं कहते थे कि 40 है टोटल रिसीट्स, लेकिन रेंटल इनकम हम अकाउंटेंट्स कहते थे जी स्ट्रेट लाइन पे बुक करो ओवर लीज टर्म, ऐसे होता था ना, कितना बनता है, हाँ इतनी सी बात थी यहाँ पे देखने वाली। अब ये नहीं पता लगता, स्किप हो जाती है बात सवाल के अंदर, एकदम से IAS 12 में ऑपरेटिंग लीज मिक्स हुई, हाँ ऑपरेटिंग लीज मिक्स हुई। अब डेट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्यों, मेरा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2025 पे, और पहले साल के 6 महीने हैं और 6 महीने इसमें कोई रेंट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हमने तो इस 8 का 6/12 इनकम में बुक किया होगा। अकाउंटेंट्स जो कर रहे हैं टैक्स वाले उसको, क्योंकि टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, हम तो रेंट जो रिसीव होगा उसको टैक्स लगाएंगे, तो पहले 6 महीने में कोई रेंट रिसीव हुआ नहीं। अब हमने प्रॉफिट तक आते आते ऐड की होगी रेंटल इनकम, कितनी जी 8, मैं वर्किंग 4 का रेफरेंस चलो दे देता हूँ, ठीक है, हाँ 8, हाँ तो कर रहा हूँ ना, 8 लिखा है अभी, ठीक है, वर्किंग नंबर 4 से आया इंटू 6/12, 6 महीने का रेंट हमने बुक किया होगा, ये रेंट जो हो गया था हमारा, ठीक है, आया कुछ नहीं, 0, कमाया 6 महीने का, घिसाया भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगली बार बताएगा तो, वरना नहीं है फिर तो नहीं है, ठीक है जी।
4 की इनकम रिवर्स करो और ऐड करो रेंट रिसीव्ड। कोई है? ठीक हो गया। अब हमारी कैरिंग अमाउंट आ रही है रेंट रिसीवेबल की, ठीक है, कितनी? यही 4, क्योंकि हमने तो एंट्री की है रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम आया, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट। आई हैव यूज्ड द वर्ड, याद आ रहा है? तो उसमें अपन पहली एंट्री करते थे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। तो कैश 0 से एंट्री हो गई और रेंट कितना रिकॉर्ड किया? 4 का। एंट्री की आपने रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। उन्होंने कहा जी उल्टा दो। रिसीव कितना किया? हमने कहा जी वो कुछ नहीं किया। अच्छा, कैरिंग अमाउंट हमारी है, वो तो इस रिसीवेबल को मानते ही नहीं है, तो फिर 4 रुपए का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। देख लें अब इसको। चलें आगे। अच्छा, अब ऑफिस स्पेस उन्होंने रेंट पे दी है, लेकिन कहीं पे उसकी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं जिक्र, तो फिर क्या करूं मैं? खुद से तो नहीं अज्यूम कर सकता ना। ठीक है, छोड़ें, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर सेम होगी भाई, कह रहे हैं बिल्कुल सही। LL मेड डोनेशन अमाउंटिंग टू 25। अब फटाफट अन्य 25 को इनएडमिसिबल ना कह देना, वो डबल भी हो सकता है अलाउ। याद है एक दफा ने कहा था कि हम इतने खुश हुए हैं कि डबल तुम्हें अलाउड है, तो वो कह रहा है नहीं नहीं, इसमें से 10 मिलियन अलाउेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कैश में पे हुआ। हमें इससे क्या क्या हुआ है, बस अलाउेबल नहीं है। अब ये क्या है, 10 को छोड़ो, 10 तो सॉरी 25 को छोड़ो, 25 तो पूरा इनकम में वो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, उसमें से वो 15 को कुछ नहीं कह रहे, तो वो एक्सपेंस ही है। 10 को कह रहे हैं ये डिसअलाउड, तो ये क्या है, पीडी। क्या है ये, पीडी। तो यहां पे हमने आकर ऐड बैक किया, वेरी गुड, डोनेशन। लेकिन वो डोनेशन कितना है जी, 10 का। ठीक है, ऐड हो गया। और यहां पे आके भी मैंने लिख दिया टैक्स इफेक्ट, बल्कि बाद में लिखेंगे यार, छोड़े, जो तरतीब सारी चलती रही है वैसे। हाँ, पीडी जरूर लिख दें, ये परमानेंट डिफरेंस। और देखो खून निकल गया उसका, परमानेंट डिफरेंस का। नेक्स्ट, ये सवाल था, बता दिया आपको मसला कहां पे। तो फिर 15 नंबर का सवाल है, तो आपके 2 नंबर नहीं आएंगे। अभी वो एंड में बताता हूं मैं। अब वो ऐसी चीज है कि मैं लॉजिक देने की कोशिश करूंगा, मेरे सामने भी पहली बार ही आई है यार, ऐसा सोचा ही नहीं था। ठीक है, आ गई बस। तो अब अगली दफा में सारा नान को नई लॉजिक दे दें आपको, तो अगले वालों को, आपको तो ये एडजस्टमेंट आनी नहीं, अगले वालों को तो एडजस्टमेंट मतलब आ सकती है, आपको तो आनी नहीं, क्योंकि आ गई ना, चांसेस कम हो जाते। बहरहाल थोड़ी बहुत समझ आ भी जाएगी, सीधी बात है भाई। जो अब सारा कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर लेना ना हमने किसी एक वजह से, जो बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, अदर इनकम रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर में शामिल है गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 17 मिलियन, जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। यार इनकम रिकॉर्ड की है हमने, तो ओह लेस की हुई, ऐड की हुई है, तो अब क्या कर दें उसको, लेस। ठीक है, तो लेस करें गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। क्यों लेस कर रहे हैं जी हम, एग्जेम्प्ट है, कितनी, 17। इसके साथ भी क्या लिख दें, पीडी, ये भी परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों अब रेकंसिलिएशन में जाएंगे, मुफ्त के नंबर देने के लिए आए हैं बस। अभी सवाल ऐसे मोटरवे पे चढ़ा हुआ है, तो बस 2 मसले छोटे छोटे। ठीक है, वो उनमें से भी एक मसला आपको पहले से पता है, वो पहले से पता है। ठीक है, और एक छोटी सी टफ एडजस्टमेंट, लेकिन जैसी बहुत की हुई है आपने। ठीक है ना, ये इन दोनों को मिला करके जो आएगी, बस बस जैसे देखो, डेवलपमेंट कॉस्ट 42 मिलियन की, वर्क कैपिटलाइज हमने कैपिटलाइज की है, और 4 मिलियन को मोटाइज किया है। मतलब कैपिटलाइज क्यों किया होगा, क्राइटेरिया मीट करता होगा, इंटेंजिबल है। ठीक है, द एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पस व्हेन पेड। ओह उलट चल पड़े, आज हम एसेट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सपेंस आउट करो। एंड 10 मिलियन रिमेन्ड अनपेड एट द, मतलब 42 में से 32 पे हुआ है, 10 पे ही नहीं हुआ। अब वो क्या कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ 32 अलाउ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ है 4 का एक्सपेंस,
ठीक है, अब ये सारा कुछ उल्टाना पड़ेगा। अब जरा दोबारा से सोचो आराम से। हमने एक एसेट रिकॉर्ड किया है डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से, ठीक है, 42 का, और उसको हमने 4 रुपये एमोटाइज भी किया। इधर देखो, यहाँ पे देख लेते हैं ना पहले, ये डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट करना चाहिए एक्सपेंस की बजाय, डेवलपमेंट कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, कितनी है, कितनी 42, और उसको हमने कितना एमोटाइज कर लिया 4, तो कितनी बुक वैल्यू हमारी आ रही है, हमने 4 रुपये का एक्सपेंस बुक किया हुआ है, ठीक है। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, तुम्हें हम जो पेड है वो अलाउ करेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इस एक्सपेंस को रिवर्स करें। तो हमने लेस किया था, ऐड बैक करेंगे, क्या चीज़ जी, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, सवाल में गिवन थी 4। टैक्स वाले कह रहे हैं जो पेड किया वो अलाउड, मतलब हम तो ये कहेंगे कि पूरा 42 अलाउ, लेकिन उसने कहा नहीं 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 10 मिलियन अभी अनपेड है, तो इसका मतलब उन्होंने हमें सिर्फ अलाउ किया होगा डेवलपमेंट कॉस्ट पेड, कितनी जी, 42 में से 10 अगर अभी तक पेएबल है तो फिर अच्छा, अब एक पेएबल भी है, देखो ना, इसकी एंट्री क्या हुई होगी 42 की, आपने इसकी एंट्री की इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, ठीक है, कितना 10, ठीक है। लेकिन टैक्स वाले तो एक्रूअल बेसिस पे चाल ही नहीं थे, वो क्या कह रहे हैं कि हम तो कैश को मानते हैं, तो उनकी दुनिया में ये पेएबल वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, वरना तो फिर कहीं पे 40 पूरा डेबिट करें तभी वो 32 को क्रेडिट करके, मतलब 32 को अलाउ कर रहे हैं एज पेमेंट, और बाकी पेएबल भी मान रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम तो 32 को अलाउ करते हैं, इसका मतलब पेएबल भी है, पेएबल फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट, कितना जी 10। कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो लाइबिलिटी की ज़्यादा है, तो आपको बताया था कि ये लिख सकते हो आप रिक्वायरमेंट में भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, कहीं पे आप एक बार स्टार डाल के लिख देना, जान छुड़ा लेना, फिर बार बार लिखने से बचत हो जाएगी, ठीक है, सही है, कोई नहीं इतना टाइम लगता, कर लेना। अच्छा जी, थोड़ी टफ लगी, पेएबल वाली बात भी टफ नहीं लगी, पर्चे में ऐसे समझ थोड़ी आई होनी, आ गई होनी, चलें जी, डेप्थ अब ये कर दें यार, डेप्शन चार्ज ऑन पीपीई फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस वाज 25 अकाउंटिंग डेप्शन, वेयर टैक्स डेप्शन वाज 41, चलो ठीक है, लेकिन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का मसला भी है ना, इसलिए वर्किंग नंबर ये पता नहीं और कितनी चीज़ें आएंगी, मेरे ख्याल में यही दो ने, है ना, चलो थोड़ा सा फिर भी नीचे एहतियातन जी, वर्किंग नंबर 5 पीपीई, पीपीई आईएफआरएस, और वर्किंग नंबर 6 पीपीई टैक्स फारएस, ऐसे ही है, अच्छा नहीं टैक्स, बहुत लंबी होगी क्लास, बच्चे अब बस दुआएं कर रहे हैं किसी तरह जान छूट जाए, तो मैंने भी कहा है आज नहीं छड़ना, आज मुका के ही छड़ना है जी। तो बताइए जी, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी है, एक्सीड एक्सूड नहीं कहा उसने, खुद बताया है, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 25 है, टैक्स डेप्रीसिएशन कितनी है 41। अब 100 तो ज्यूम करें, लेकिन पहले अगला पॉइंट तो पढ़ें, कहता है एट 31 दिसंबर 24 पिछला साल एल हैज रिकॉर्डेड डेफर टैक्स लायबिलिटी ऑफ 42 मिलियन, DTL है, अराइजिंग एंटायरली फ्रॉम TTD टेम्परेरी डिफरेंस टैक्सेबल, मैंने खुद बोला फ्रॉम PPE, इसका मतलब मैं ओपनिंग निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो यही करें फिर, वर्किंग नंबर 7 ज़रा DTL
/A एज ऑन 31 दिसंबर 2024। बस ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना, वर्किंग है ना मेरी। इधर देखो, मुझे कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और बस, ठीक है, टैक्स चाहिए होता है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, मैंने लेजर की जगह बनाई थी DTL की, ठीक है। 42 का क्या है जी, DTL, ठीक है। और रेट क्या रहा है, एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30, लेकिन अगले साल कुछ हो रहा है, तो फिलहाल तो 30 था, पिछले साल भी 30 था, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो इसको इधर लाओ, 42 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 करो तो 140 का क्या है जी, TTD। इसका मतलब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा थी टैक्स बेस से, तो 140 और 0 कह सकता हूँ मैं, PP, ठीक है। ये वर्किंग थोड़ी सी तंग होगी है, माजरत। ये कई दफ़ा किया है हमने, ये 2-3 सवालों में हमने किया था, ये एक के लिए कई के लिए किया था। बातें उधर ही घूम रही हैं। 90% क्वेश्चन में मसला नहीं होगा, और 10% एक्सपेक्ट करेंगे होगा, वो जो समझ आए कर देना यार, ठीक है। अब 140 अगर मैं इधर रखूं ब्रॉड डाउन 140 और यहां पे रख दूं ब्रॉड डाउन 0, तो एक मसला आ गया, ये नेगेटिव हो रहा है। तो इस सूरत में फिर हम कहा करते थे, अज्यूम कर लो यहाँ पे 100, तो ये बन जाएगा 140 प्लस 100, बल्कि 100 प्लस 140 लिखूं, ठीक है जी। और ये बन गया 240। बताओ जी क्लोजिंग, 215 59, पहले दिन वाली एडजस्टमेंट। रिवर्स करो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी, 25, लेस करो कितनी, 41। फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस हमने निकाली है बिल्कुल, तो PPE। अब ये वर्किंग नंबर 5 और वर्किंग नंबर 6, 215 और 59, 156। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा जी, अब कहता है एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट तो है 30%, यानी ये मेरी करंट टैक्स की कैलकुलेशन में ये यूज़ होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 41 माइनस करके बस कर दूँ, तो क्या आ रहा है जी मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट। उसके लिए एक मिनट, टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए तो पहले ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा ना, जो छोड़ा था। तो अब पहली लाइन पे वापस गए, 240, बस अब नेगेटिव लिख दो ताकि परेशान ना हो। मैंने इसलिए हमेशा से कहा था इसको ऐसे लिखा करो। अब बताओ पॉजिटिव हुआ या नहीं। मैं तो नहीं लगता बहुत माइनस हुई हैं चीजें जी। 351, लो जी, प्रॉफिट पर, इनकम पर टैक्स होता है, टैक्स एट द रेट ऑफ कितना है, लेकिन वो इनकम पे होता है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, टैक्स लॉस, तो फिर कोई करंट टैक्स नहीं है। पहली एंट्री हो गई, CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, ठीक है। रेफर कर दो बिल्कुल, वर्किंग नंबर 1 है हमारी, ठीक है। हाँ जी, क्या ख्याल है, कोई मसला आया। अब आखिरी वर्किंग, यार ये तंग हो रही है जरा वर्किंग, 140 का TTD और टैक्स कितना था जी, 40 DTL, ठीक है। अच्छा जी, अब वर्किंग नंबर 8 में DTL का लेजर, मेरा दिल था ये भी यहीं बन जाता ना। DTL का लेजर हम बना लेते हैं जी,
और इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन है सवाल के अंदर 42 लायबिलिटी। ठीक हो गया। अब वो कहता है अभी इस साल तो 30% है, लेकिन 22 दिसंबर 25 हमारे साल के एंड होने से पहले लेजिस्लेशन वाज सब्सटेंटिवली एनेक्टेड टू रिड्यूस द इनकम टैक्स रेट ऑफ टू 25% इफेक्टिव फ्रॉम अगला साल। अब करंट टैक्स तो 30 ही था, डेफर्ड टैक्स के लिए क्या यूज करोगे? 25%। अब मैं नहीं बार बार कर रहा यार, बताओ। ओ एक मिनट, एक चीज बीच में रह गई है। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे जरा उसकी जगह छोड़कर लिखूंगा। लेकिन मसला ये है कि वो जो चीज़ रह गई है ना, वो चीज़ आती बारों बार है, इसलिए मेरे ख्याल में हर एक को अलग अलग डालना ही पड़ेगा रेट। बोलो जी। वैसे डल सकता था जी कितना? 25%, 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है जी, ये हमारा डेफर्ड टैक्स बुक होगा 25% पे। लेकिन अच्छा बता दो कि क्या जी? 14 DTL जी, 1 DTL जी, 9.5 का DTL, 2.5 का DTL, ए है ए, होशनल वो DTA, मैंने एल बोला, DTL जी 30 DT है। अभी मैं टोटल इसलिए नहीं कर रहा कि पहली लाइन बता रही है, जाहिर है लॉसेज हैं तो उस पर डेफर्ड टैक्स एसिड बुक करते होते हैं, याद? वो बोलो। अब वो क्या कह रहा है? मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 79 के लॉसेज नहीं यूटिलाइज हो पाएंगे फ्यूचर ईयर्स में, तो इसका मतलब इस पे डेफर्ड टैक्स बुक ना करें। अब हमने अकाउंटिंग लॉस पर नहीं, टैक्स लॉस पर बुक करना होता है। टैक्स लॉस अलाउेबल होता है ना एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन उसमें से क्या करेंगे? 79 को माइनस करेंगे और फिर 25% पे डायरेक्ट बारों बार वो सीधी लाइन जाती थी, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करते थे। तो यहाँ पे हमने लिखा जी अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। ठीक है जी। अब अनयूज्ड टैक्स लॉसेस जो हैं उन पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होना है 351। ये 351 वर्किंग नंबर 1 से आया, इसमें से 79 को आपने कर दिया माइनस, जो बाकी बचा उस पे लगाओ 25%। सीधा ये यूं चलते होते थे हम कि जी कोई चक्कर नहीं, सीधा जरा है जी 68 का लायबिलिटी ना डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होता था। ठीक है, टोटल बताएं। 70 ओनली 7 का DTA। अच्छा चेक कर लें जी और भी बच्चे। आपकी तैयारी अच्छी होगी भाई। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा मुश्किल। कैरी डाउन कितना है जी? वर्किंग नंबर नहीं, रिक्वायरमेंट नंबर B से 7 एसिड हो गया ना, ये इधर आ गया। अब मसला क्या है? मसला वही, ये 42 ओए, ये 42 किस पे रिकॉर्डेड है जी? जान दे भाई। यार वसीम गुस्सा निकाला है, वसीम चला गया, वसीम ने सही गुस्सा निकाला है। नजर ही को नहीं आना बात जी। ये क्या था जी? ओपनिंग 42 था और ये कितना आया? 7। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 42 रिकॉर्डेड है, वो पिछले साल देखो ये 30 पे, जबकि ये क्लोजिंग रिकॉर्डेड है। हमारा रेट कौन सा? ना जी, हमारा रेट 30। याद नहीं रहा आपको? जो करंट टैक्स में आता है, जिसको हम रेकन्सिलिएशन में लिखते हैं, याद आया कुछ? ये भूल गया। मतलब हमारा रेट कौन सा है? 30। अब ओपनिंग 30 पे है तो सही है, क्लोजिंग 30 पे नहीं है तो उसको सही कर लें। तो बाहर देखो कि वो खून निकला, खून निकला, खून दे के आज क्लास पढ़ाई है मैंने जी। आज की क्लास को खून से सेंचा है मैंने।
हम मुक जा भाई तेरी मेहरबानी, डायलॉग नहीं मुक रहे। अच्छा, अब ये लाल वाली एंट्री याद है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग सही नहीं है, इसको सही करना है, ठीक है। ये 25 पे है, इसको 30 पे ले जाना है, तो इधर ही कुछ ऐड कर दें, इधर ही कुछ ऐड कर दें। तो हमने यहाँ पे लिखा DTE, हाँ जी, हमने 7 जो है ना 7, ये किस पे पड़ा है 25 पे, 30 पे ले जाना है, तो 5 से क्या कर दो, बढ़ा दो 1.4, और बैलेंसिंग बिलू डेबिट साइड पे आ गया। DTE कितना 50.4, ठीक है जी। अब ये दोनों एंट्रीज करते थे ऐसे हम, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लाल वाली एंट्री पहले करें, DTL/A क्रेडिट, DTE डेबिट, TE डेबिट, एक्सपेंस बढ़ाओ, एक्सपेंस बढ़ाओ, प्लस कितना बोलो, ऐसे ही करते थे ना जी। TE डेबिट, डेबिट एक्सपेंस बढ़ गया, और फिर DTL डेबिट, DTE क्रेडिट, TE क्रेडिट, TE क्रेडिट, कितने से 50.4 से। अभी तक हम सेफ जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है जी। तो टोटल क्या बन गया नेट में 40 एग्जैक्ट, तो 49 नेगेटिव आ गया। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है तो नहीं है, लॉस है तो लॉस है, कितना अकाउंटिंग लॉस लेना है, लॉस बिफोर टैक्स मतलब अकाउंटिंग लॉस कितना 240, नेगेटिव पर लगाओ 30%, 72 एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नेगेटिव। अब रेकंसिलिएशन करना शुरू करते हैं। 2 तो मुफ्त के नंबर आ गए, ठीक है, डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद ये आपका टैक्स रेट का इफेक्ट भी आ गया, डोनेशन और क्या जी, बस फिर यही है आपका लाल वाला मेरे ख्याल में। तो ये 4 चीजें, ग्रांट भी आ गई ना, देखो 1 बाय 1 चलते हैं। PD तो 2 पड़े हैं ना, ये तो मुफ्त के नंबर लो, यहाँ वाले साइन उठाते थे याद है, ऐड और लेस, यही उठा लेते थे। तो ऐड करो, क्या है जी, डोनेशन, टैक्स इफेक्ट ऑफ डोनेशन, पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। डोनेशन कितना डिसला हुआ है, रेट कितना है जी बोलो 3, ऐड हो गया। फिर लेस करो, ग्रांट कितनी 17, ये परमानेंट डिफरेंस होते थे ना, एग्जाम्प्ट इनकम रिडक्शन और अलाउड इन पे 100% लग जाता था, ठीक है। सेपरेट रेट में फिर मसला आता था, वो भी कोई नहीं है पूरे सवाल में। भाई सही कह रहे हैं जी, 5.1। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते थे, इसका नाम क्या रखा हुआ था हमने, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, और वो मैंने ऊपर जो आपको प्लस माइनस लिखवाया था ना, उससे बड़ा फायदा हो जाता था, ठीक है ना। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस, तो यहाँ पे एक्सपेंस ही तो निकाल रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस ही तो सही कर रहे हैं, तो एक्सपेंस को क्या कर लें, बढ़ाएं या कम करें, वही वाला साइन। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये हेल्प कर जाती हैं, ठीक है जी। ये क्या हो गया जी, ऐड, ऐड हो गया। टोटल करें जी, 72.7 नेगेटिव, चलो जी फर्क आ। अब जी, अब मैं आपको एक बताता हूं बात, कि ये जो 79 है, ये 79 एक ऐसी चीज है जो हमने लॉस इनकर किया है आज, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इससे हमें फायदा नहीं मिलना, मतलब ये हमारे एक्सपेंस को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा, एक रेकनसाइलिंग आइटम था जिसमें हम कहते थे को पिछले साल का अनरिकॉर्डेड है और आज रिकॉर्ड करना पड़ गया, तो उसको क्या करें, उसको बढ़ा लें, क्या करें, अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स बढ़ा लें। अब ये आज नई मुसीबत आ गई, ठीक है। तो इस तरह से बस इसकी लॉजिक बनती नजर आ रही है कि एक चीज़ है 79 रुपीज़ है, जिन्होंने फ्यूचर में हमें फ़ायदा नहीं देना, लॉस तो है हमारा,
ठीक है। अब ये फ़ायदा नहीं देगा तो इस वजह से हमारा फ्यूचर का एक्सपेंस बढ़ेगा। तो फ्यूचर का एक्सपेंस जो बढ़ेगा उस पर अगर टैक्स रेट लगा दें, ठीक है, ये एक अजीब सी बात है, ठीक है। ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, आगे कुछ लिख नहीं रहा। क्या जी था 79, उसका 30% लो 23.7। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है? 49.0 आ गया जी, हो गया मैच। अब ये एक फजूल सी चीज़ है। हाँ, बैलेंसिंग डाल सकते थे, लेकिन बैलेंसिंग में ये नहीं पता लगना था कि ये 23 काहे का है। हाँ, अगर आप फिर ज़्यादा और सियाने बनते और 30% उसको कहकर उसको 100 निकालते तो फिर मिल भी सकता था। अब इसको सोल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ लॉस, पता नहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठहरो, effect of the loss not expected to be utilized. effect of loss not expected to be utilized, ठीक है जी। अब ये एक अजीब सी बात है, पूरा IS-12 एक तरफ, अब ये मुसीबत एक तरफ। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बार तो अब दोबारा आना नहीं है, क्योंकि दस्ती दस्ती आई है। ऐसी अजीब चीज़ जो दस्ती आती है वो अगली दफ़ा फिर ज़रा कम ही चांस होता है आने का, ठीक है। अच्छा जी, चाय फिर गर्म हुई थी ना, अब तो पी ही लूँ। शरबत सही, भाई कहते हैं कैफीन तो है ना। ले आओ भी, ले आओ। हैं दिल की बातें मैं रोज सुनता था, बताता नहीं था आपको। अच्छा जी, रिसेंट टाइम तो हमारी हो गई खत्म, ठीक है। एक तो MCQs हैं, डायरेक्ट करते हैं ज़रा। IS-21 के रह भी वही गया है ना, बस पढ़ें ज़रा, पढ़ें, जल्दी करें। मैं चाहता हूँ रिवीजन से पहले आपकी रिवीजन हो थोड़ी सी, फिर मैं जाकर रिवीजन कराऊँ। अच्छा, बस आपने ना मुझे इस IS-21 के बाद सिर्फ आधा घंटा और देना है। इतना सारा दिन आपने दिया है, बस आधा घंटा और देना है, ठीक है। ये तो कोई एक दो वॉलंटियर बैठ जाना, 2 टेस्ट हैं, उनमें से सिर्फ 2 सवाल हैं छोटे छोटे, बस मैंने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। कोई 2-3 वॉलंटियर बैठ जाना अगर नहीं बैठ सको तो, वरना बस ये करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सरासी को मैंने कहा था मैं 8 बजे आ जाऊँगा, मगरिब पढ़ने गया, मैंने कहा जी 8:30 हो सकते हैं। वापसी भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब माशाल्लाह से आप लोग तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा से मेरे साथ हैं, हैट्स ऑफ टू यू। ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को ज़्यादा हैट्स ऑफ, लेकिन तुम लोगों ने तो पता नहीं एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 खुराकों में ले लेना है। इनकी हिम्मत है जिन्होंने तुम लोगों की रिकॉर्डिंग करवा दी। दुआ करना इन सब के लिए और तुम लोग उनके लिए, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए दुआ किया करो यार, अल्लाह के ख़जाने बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। हसद नहीं करना कभी किसी से, बस इंशाल्लाह बहुत बहुत नवाजेंगे अल्लाह। सॉरी, एंटिटी ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कंट्री X। हमारा पौधा कहाँ लगा हुआ है? कंट्री X में। तो मिट्टी, खाद, पानी, सब कुछ कंट्री X में लग रहे हैं उस पौधे पे, लेकिन फ्रूट उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। खैर एक्सपोर्ट तो नहीं करते, बहरहाल प्राइसेस आर डोमिनेटेड एंड सेटल्ड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। कोई होगी फॉरेन करेंसी, एंड कंट्री वाई की होगी। एंटिटी हैज़ ऑब्टेन्ड फाइनेंसिंग इन वही वाली फॉरेन करेंसी एंड एक्सेस कैश इज लिमिटेड टू द पेरेंट इन फॉरेन करेंसी। अब फंक्शनल करेंसी क्या है, लोकल करेंसी या फॉरेन?
मुश्किल एमसीक्यू है। फौरन अच्छा जवाब तो सही दे दिया आपने, वो लॉजिक भी दो। तो इस वक्त लॉजिक नहीं दे सकता हूँ। बेटा देखो, दो बातें थी प्राइमरी इंडिकेटर्स में, दो बातें थी। अब रिवीजन हो रही है S21 की, फिर दिखाना भी है अपना। बात प्राइमरी इंडिकेटर में थी कि वो की करेंसी, जो वो मुल्क जिसकी सेल प्राइसेस को डिटरमिन करती हो और जिसमें सेल ऑफ गुड्स हो रही हो, और दूसरी इंडिकेशन होती थी वो कंट्री की करेंसी जिसमें मटेरियल खरीद लें, लेबर हो रही, ओवरहेड यानी खर्चे भी जिसमें हो रहे हैं। अब इस सवाल में मुसीबत क्या पड़ गई कि एक प्राइमरी इंडिकेटर आपका कंट्री एक्स का और दूसरा प्राइमरी इंडिकेटर कंट्री वाई में चला गया, फॉरेन कंट्री में। तो फिर यहाँ पे प्राइमरी इंडिकेटर फेल हो गए, ओवरलैपिंग हो जाती है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। कि एक प्राइमरी इंडिकेटर कंट्री एक्स कह रहा है फंक्शनल होगी, दूसरा प्राइमरी इंडिकेटर कह रहा है कंट्री वाई जो फंक्शनल करेंसी उसकी होगी फॉरेन करेंसी। तो फंस गए ना। अब फंसने पर ही तो सेकेंडरी इंडिकेटर आते थे, और सेकेंडरी इंडिकेटर क्या था, जिस करेंसी में लोन या इक्विटी रेज की है, जिस करेंसी में पैसे वापस रेमिट किए हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी रिवीजन भी दस्ती हो जाए। ये जी आखिरी टॉपिक है हमारा, मुबारक हो। और दो टेस्ट डिस्कशन, चलो वैसे ही ज़रा मेरी फरमाइश पे आप कह रहे हैं ठीक है सुन लेंगे। ये साफ़ सुथरा चैप्टर है क्योंकि ये पहला चैप्टर था और नोट्स के अंदर इस पे सारा गंद मारा हुआ हमने, तो अच्छा है यहाँ ज़रा साफ़ सुथरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल करेंसी जिसमें जनरल एंट्रीज होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो करेंसी उसी कंट्री को जिसमें वो प्लांट लगाए बैठे हों। इंडिकेटर्स प्राइमरी कौन से हैं? करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज एंड कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेज एंड रेगुलेशन मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ इट गुड सर्विसेज। तो ये तो सेल वाला पॉइंट हो गया। और करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड, ये पढ़े हुए हैं जी, साफ सुथरा इसलिए लग रहा है कि ऊपर नोट्स पढ़े हैं ना ऊपर। ये यहाँ पर गंद शंद मारा हुआ था, ये फॉरेन करेंसी यहाँ पे शुरू किया था आपने, तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे थे आप, कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे थे आप, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी चलती चलती आगे कुछ पीछे रीड की हुई हैं। बहरहाल सेकेंडरी इंडिकेटर्स कहते थे करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड बाय इशूइंग डेट और इक्विटी, करेंसी इन विच रिसीड फ्रॉम ऑपरेटिंग कैपिटल यूजुअली, जहाँ पैसे रखते हैं वो। हमने कहा था अगर ये फेल हो जाएं तो फिर सेकेंडरी इंडिकेटर्स लगते हैं। फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरली करेंसी, ठीक है इसको छोड़ो। अब मसला क्या हुआ यहाँ पे, तो आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कहते हैं ओवरलैप कर जाना। इंडिकेटर्स ओवरलैप कर गए, ठीक है, न तितर रहा ना बटेर रहा। फिर आ जाओ सेकेंडरी इंडिकेटर्स की तरफ और अपने सवाल को देखो, फंड्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं या कहाँ पे रिमिट हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी में, वही यही आपकी फिर क्या है, फंक्शनल करेंसी, ठीक है। ये देखो, एंटिटी हैज ऑब्टेन्ड फाइनेंसिंग इन फॉरेन करेंसी, पैसे वहीं से रेज किए हैं और एक्सेस कैश भी वहीं पे भेजा है। तो फिर फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी नहीं, कहता है ज्यादातर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जरूर लोकल करेंसी बिकॉज प्लांट वहां पे लगाया, ऐसी कोई इंडिकेशन हमने देखी हुई। आधी बात फॉरेन करेंसी बिकॉज सेल प्राइसेस आर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग आर सेल प्राइसेस, नहीं फॉरेन करेंसी बिकॉज एक्सेस कैश इज लिमिटेड। तो ये एक प्राइमरी इंडिकेटर नहीं था, सेकेंडरी था, ठीक है, ओके। मुश्किल एमसीक्यू पढ़ के भी ना होने वाला, लेकिन भाई ने बगैर पढ़े कर लिया। पढ़ो ये जल्दी कर दो। भाई ये पार्ट कितनी देर का हो गया? 1 मिनट का हो गया। इसको क्लोज करके एक और पार्ट ना बना लें, टेस्ट डिस्कशन का अलग, जिन्होंने जानना वो चले जाए। हाँ ये करते हैं, नहीं हो रहा
A Pakistani company whose functional currency is PKR purchased inventory from an Australian supplier. ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10,000 की चीज़ें खरीदी यकम दिसंबर पे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7,000 की 10 दिसंबर पे, दो डिफरेंट डेट्स पे। पेमेंट जो होगी वो मार्च 26 में होगी, लेकिन हम 31 दिसंबर 25 पे खड़े हैं, मतलब पेएबल है। नन ऑफ सच इन्वेंट्री इज सोल्ड बिफोर 31 दिसंबर, कोई बिकी नहीं है, सारी पड़ी है। द एक्सचेंज रेट एज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एट 31 दिसंबर, यकम दिसंबर, 10 दिसंबर और 31 दिसंबर कितना है? 75, 80 और 84। At what amount inventory should be reported? Now, inventory is monetary item or non-monetary item? Non-monetary। बस यहाँ से कहानी खत्म, यही तो रिवीजन करनी है अभी जाके वहाँ से, और फिर ये भी खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि इसमें और तो आई कुछ नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी है तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी इसकी? इनिशियल मेजरमेंट याद हो के ना याद हो तुम्हें, ये किस पे होती है जी? स्पॉट रेट पे। और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, सब्सीक्वेंटली इसको नहीं करते, डू नॉट रीट्रांसलेट। याद आया? डू नॉट रीट्रांसलेट। तो फिर $10,000 इंटू यकम वाला 175 जमा $7,000 इंटू, क्योंकि रुपीज़ के साथ वन किसके साथ लगा हुआ है? वन फॉरेन करेंसी के साथ ना, के पर तो ये मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना? पर किसको लगे हैं? फॉरेन करेंसी को। और दूसरा 180, तो टोटल क्या बना जी? कितना? 310 पहला वाला ये, ठीक है। तो मॉनेटरी आइटम्स को इनिशियल मेजर करते थे स्पॉट रेट पे, और सब्सीक्वेंटली अगर ईयर एंड पे पड़े हैं तो रीट्रांसलेट करते थे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को, रीट्रांसलेट, अनलेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू मॉडल पे है, या पीपी ही है और उसको आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ। ठीक है जी, तो ये बातें हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। ये स्टैंडर्ड इतना ही था बस। ये पहली बात, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। अब इसमें जो चीज़ें छोड़ी थी ना, आज वो भी पढ़ लोगे, समझ आएगी। तो बहरहाल सादा बात क्या है, मॉनिटरी आइटम वो है जो मनी रिसीवेबल पेएबल होता है, और नॉन मॉनिटरी जो मनी रिसीवेबल पेएबल नहीं होता। जैसे ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है ये मॉनिटरी आइटम नहीं है। हाँ, ये बिक कर कैश आ सकता है, ठीक है, अब तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम्स आ गए, और ये सारी कहानी थी। साफ सुथरा सफ़ा ना देखें, नोट्स पे आप देखें जो नोट्स भरे थे हमने। खैर आपकी भी किताब साफ होगी, क्योंकि नोट्स ही आपने भरे होने हैं। किताब आने पर फिर इस चैप्टर के ऊपर ज़ाहिर दोबारा थोड़ी लिखा होना है आपने, ठीक है। तो ऑन इनिशियल रिकग्निशन इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते हैं, और ईयर एंड पे इसको रीट्रांसलेट नहीं करते। किसको? नॉन मॉनिटरी को। ये जनरल रूल हो गया, ठीक है। अब नोट पढ़े, नोट, इफ नॉन मॉनिटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपीई, याद आ रहा है कुछ? बोलो। देन रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट डेट व्हेन फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड। अब उसमें कहते थे कि ये एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है तो पीएनएल में जाएगा, गेन है चाहे लॉस, और पीपीई का है तो गेन है तो पीएनएल में, ये लॉस है तो पीएनएल में, और गेन है तो ओसीआई, उसी के साथ ही चिपका रहेगा आपका एक्सचेंज गेन लॉस, ठीक है। द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस वाली। रीवैल्यूएशन गेन व्हेन देयर इज नो प्रीवियस लॉस is recorded in OCI, therefore exchange difference also recorded in OCI। और फेयर वैल्यू गेन IAS 40 जो है वो पीएनएल में जाता है, therefore exchange difference भी उधर ही जाता है। चले जाओ यार, किताबें बंद करनी है तो। और मॉनिटरी आइटम के बारे में इनिशियल किस पे रिकॉर्ड करते हैं? स्पॉट पे। और ईयर एंड पे भी इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं? रीट्रांसलेट करते हैं बैलेंस शीट वाले डेट पर रीट्रांसलेट, और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ ले जाते हैं? पीएनएल में। एक मिनट, और ट्रांजैक्शन सेटल होगी तो रिसीट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट पेमेंट की डेट पे, और एक्सचेंज डिफरेंस को फिर लेके जाते हैं पीएनएल में। अब बीच में दो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? नंबर वन, एक जगह पे उन्होंने हमें आसानी दी कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर आपको अगर बहुत डिफरेंस नहीं है एक्सचेंज रेट्स के अंदर, तो एवरेज रेट इजाज़त है यूज़ करने की, लेकिन ज़रूरी क्या है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। और अगर ईयर एंड से पहले आपकी ट्रांजैक्शन सेटल हो गई है तो फिर काहे की रीट्रांसलेशन?
अब आपका एमसीक्यू इन्वेंट्री की वैल्यू मांग रहा था, पेबल की नहीं मांग रहा था। इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। हाँ पेबल होता ये क्रेडिटर, कैश इज पेबल, तो ये मॉनेटरी होता, इसको रिट्रांसलेट करते हैं ईयर एंड पे। ठीक है, ओके चल। अच्छा जी, अब एक दो टेस्ट बस थोड़े से डिस्कस करने हैं, तो मशवरा दे दो पार्ट 8 को ही कंटिन्यू रखें। हाँ या इसको ब्रेक कर दें, कुछ जाना चाहते हैं, इसको रोक दें जी। ठीक है जी, पार्ट 8 को क्लोज कर दें, आज पार्ट 9 बना के कहानी ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्लोज करें पार्ट 8।